दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक विचार का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज में एक बेहतर मूल्य आधारित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तंत्र का निर्माण करना। अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दर्शन उभरते हुए आए हैं। 19वीं शताब्दी में हम उदारवादी और समाजवादी राजनीतिक दर्शन को देखते हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दर्शनों का विकास 20वीं शताब्दी में भी हुआ। हाल ही में इसी प्रकार का एक राजनीतिक दर्शन लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको हम अराजक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। क्यों है ये चर्चा में और किस प्रकार से ये कार्य करता है और क्या ये व्यवहारिक है, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इन फोकस की प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे टॉपिक का ही नाम होगा, क्या है अराजक पूंजीवाद। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जानना है जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि वस्तुतः अराजक पूंजीवाद होता क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। अगला एक पक्ष होगा कि क्या ये व्यवहारिक है, इसकी व्यवहारिकता के बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं और साथ ही अराजक पूंजीवादी उन प्रश्नों को का उत्तर भी देने का प्रयास करते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है आप इसको आईएएस की मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों से संबंधित मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी विचारधारा की समझ आपकी वस्तुतः सभी पक्षों के बारे में समझ को दुरुस्त करती है और इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हुए वो समझ आपके काम ही आएगी। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्ट संबंध मानेंगे तो डायरेक्ट ये भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की बेहतर समझ देगा, यानी प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा और प्रश्न पत्र 4 जो एथिक्स का पेपर है मुख्य परीक्षा का, उससे भी ये संबंधित होगा। अपने टॉपिक में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक सूचना देनी है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस के सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच जो प्रीलिम्स और मेंस को शामिल करेंगे और हिंदी माध्यम से संबंधित होंगे, ऑफलाइन फॉर्म में होंगे। अलग अलग शाखाओं पर इसकी टाइमिंग को घोषित कर दिया गया है। जिस तरह से दिल्ली में मुखर्जी नगर शाखा में इसकी जो कक्षाएं प्रारंभ होंगी वो 29 दिसंबर से प्रारंभ होगी। सुबह 11:30 बजे इसका समय होगा और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से प्रयागराज शाखा में जो हमारी क्लास शुरू होगी फाउंडेशन बैच की, ये 27 दिसंबर से शुरू होगी सुबह 8 बजे। करोल बाग शाखा दिल्ली में 21 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं और इसकी टाइमिंग होगी शाम 6 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ शाखा में 27 दिसंबर से फाउंडेशन बैच की क्लासेस शुरू होंगी शाम 6:15 बजे से। और उसी प्रकार से जयपुर शाखा में हमारी कक्षाएं 18 दिसंबर से शुरू हो रही हैं और इसके बैच का जो प्रारंभ होगा वो सुबह 8 बजे से होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन सभी नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जिस शाखा में भी आपको फाउंडेशन बैच करना हो उससे संबंधित आप कॉल कर सकते हैं। इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं, जैसे प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी यह आपको कराएगी और इसी के साथ साथ सभी क्लास के नोट्स और 18 महीने तक की दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का क्लासरूम टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। पूरे कोर्स के दौरान ऑफलाइन एकेडमिक सपोर्ट आपको मिलेगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उसी ऑफलाइन बैच के क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस आपको दिया जाएगा, जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में अगले 3 सालों तक असीमित बार देखने की सुविधा से युक्त रहेगा। यानी आपको अगले 3 सालों तक सुविधा प्रदान की जाएगी। जो ऑफलाइन बैच आप लेंगे उसकी ऑनलाइन व्यवस्था में आपको 3 साल तक की उसकी सुविधा दी जाएगी। इसलिए आप जल्दी ही इसमें एडमिशन अपना लेना शुरू कर दीजिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये टॉपिक जिसको हम अराजक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं चर्चा में क्यों है। इसका चर्चा में रहने का कारण यह है, ये जो पूरी खबर है ये द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एक्सप्लेन सेक्शन से ली गई है। और खबर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डिबेट्स अराउंड एनर्को कैपिटलिज्म। जो एनर्को कैपिटलिज्म यानी अराजक पूंजीवाद के आसपास जो डिबेट चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है, चर्चा चल रही है, उसको समझना इस खबर का मतलब है। और ये चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में 19 नवंबर 2023 को अर्जेंटीना में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वहां पर फाइबियर मिलेई
नाम के एक व्यक्ति इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीते हैं, जिन्होंने 10 दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये स्वघोषित रूप से अराजक पूंजीवादी हैं। इन्होंने स्वघोषित रूप से कहा है कि ये अराजक पूंजीवाद की विचारधारा को मानते हैं और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसलिए हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वस्तुतः अराजक पूंजीवाद क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर के बिना है। ये दो शब्द कौन से हैं? एक है पूंजीवाद और एक है अराजकवाद। पूंजीवाद क्या मानता है? समाज के संसाधनों पर निजी संपत्ति के अधिकार को मान स्वीकार करता है। यानी ये समाज के केंद्र में समाज के संसाधनों पर पूंजी के नियंत्रण को स्वीकार करता है और पूंजी को निजी पूंजी के रूप में व्याख्यायित करता है। निजी पूंजी के रूप में इसका मूलभूत रूप से मानना है कि समाज में जो व्यक्ति विद्यमान है, इन व्यक्तियों की क्षमताओं में अंतर है और क्षमताओं में अंतर होने के कारण एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और उसी के अनुसार उसका संसाधनों पर नियंत्रण भी होना चाहिए। यानी उसे अपनी क्षमताओं के विकास के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी ये उदारवादी विचारधारा के स्वतंत्रता के विचार को केंद्र में रखता है और स्वतंत्रता को परिभाषित करता है प्रतिबंधों के अभाव के रूप में। प्रतिबंधों के अभाव के रूप में। और इसलिए आज हमारे विश्व के अलग अलग देशों में जो विचारधारा प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसको हम सामान्य तौर से उदारवादी पूंजीवाद विचारधारा के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं, ये वस्तुतः निजी पूंजी के आधार पर यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है और प्राइवेटाइजेशन के आधार पर ही विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की पहुंच को स्थापित करने का प्रयास करता है। वहीं अराजकवाद क्या करता है? अराजकवाद मुख्यतः राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये जो पूंजीवाद या आप कह सकते हैं उदारवादी पूंजीवाद की जो विचारधारा है, ये कुछ मामलों में राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करती है। जैसे रक्षा के मामलों में, जैसे रक्षा के मामलों के साथ साथ पुलिस व्यवस्था के मामले में, कोर्ट्स के मामले में, ये पूरी राज्य व्यवस्था को यानी वे मामले राज्य व्यवस्था के द्वारा ही प्रदान किए जाने चाहिए, स्टेट के द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए। लेकिन जो अराजकतावाद है, अराजकतावाद आप जानते हैं कि ये राज्य के अस्तित्व को नकारता है। ये राज्य के अस्तित्व को नकारने का मतलब ये है कि ये कहता है कि व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी कार्य के कार्यान्वयन के लिए राज्य के अस्तित्व की उतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है। और अराजकतावाद के जो सबसे बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, वो महात्मा गांधी माने जाते हैं। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी व्यक्ति के विकास में किसकी भूमिका को केंद्र में रखते थे? वो गांव को केंद्र में रखते थे और गांव में पंचायत को वो मूलभूत व्यवस्था मानते थे, क्योंकि पंचायत में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होती थी, सभी व्यक्ति मिलकर के निर्णय लेते थे और सभी व्यक्ति उन निर्णयों को कार्यान्वित भी करते थे। इसलिए पूरी व्यवस्था में महात्मा गांधी का मानना था कि पंचायतें लोगों की जरूरतों के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी समाधान करने में सक्षम है। और इसके लिए जो स्टेट व्यवस्था का निर्माण किया गया है, ये वस्तुतः उसका एक प्रकार से शोषण की व्यवस्था का निर्माण करता है, क्योंकि उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती। तो अराजकतावादी मुख्यतः स्टेट के अस्तित्व को नकारते हैं। महात्मा गांधी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसका अंतिम परिणति राज्य के अस्तित्व को नकारने में ही होती है। अब ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है अराजक पूंजीवाद की, ये जो राजनीतिक दर्शन है, ये दोनों को मिला देता है। दोनों को मिलाने का मतलब क्या है कि इसका कहना यह है कि जिस प्रकार से मुक्त बाजार व्यवस्था में सभी वस्तुगत सेवाओं, सभी वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच को, उनके वितरण को निजी कंपनियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, उनके द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है, उन्हीं के द्वारा उसका परिवहन और वितरण किया जाता है, उसी प्रकार से कानून व्यवस्था जैसे पुलिस और कोर्ट्स को भी से संबंधित सेवाएं भी इन्हीं निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यानी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस व्यवस्था और कोर्ट की व्यवस्था से संबंधित सेवाएं भी निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। अराजक पूंजीवाद का ये मानना है। ये यानी एक प्रकार का राजनीतिक दर्शन है जो राज्य के अस्तित्व को नकारता है और मुक्त बाजार व्यवस्था में जो कोर्ट और पुलिस से संबंधित सेवाएं
राज्य के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उनके बारे में भी ये कहता है कि ये निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली को अमेरिकन फिलोसोफर, आप कह अमेरिकन दार्शनिक मरे रोथबर्ड ने दिया था, जिनका कार्यकाल आप पड़ता है 1926 से 1995। यानी ये 20वीं शताब्दी के अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं और इनके द्वारा ही ये शब्दावली सबसे पहले दी गई थी। लेकिन जबकि जो अराजक पूंजीवाद है, इसके सबसे पहले इस विचार के तत्व हम देख सकते हैं बेल्जियन पॉलिटिकल फिलोसोफर गुस्ताव डी मोलिनरी, जिनका जो का समय है वो 1819 से लेकर के इनका समय पड़ेगा 1912। तो ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के फिलोसोफर हैं। इनके द्वारा, इनके विचारों में ही सबसे पहले अराजक पूंजीवाद के तत्वों को देखा जा सकता है। जबकि जो समकालीन अराजक पूंजीवादी हैं, उनमें डेविड फ्रीडमैन, एडवर्ड स्ट्रिंघम और माइकल ह्यूमेर के नाम प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं कि ये अराजक पूंजीवाद की जो विचारधारा है, ये किस प्रकार से काम करेगी। जैसा कि आपको बताया कि परंपरागत रूप से मुक्त बाजार में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत निजी कंपनियों की ही भूमिका प्रमुख रूप से मानी जाती है, सिवाय पुलिस के और न्यायालय के। अब ये अराजक पूंजीवादी कहते हैं कि न केवल ये सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी निजी कंपनियां पुलिस और कानूनी सेवाएं भी प्रदान कर सकती हैं और कम कीमत पर प्रदान कर सकती हैं और ज्यादा बेहतर गुणवत्ता के साथ प्रदान कर सकती हैं। दरअसल जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था में चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोर्ट्स हो, जिसमें राज्य व्यवस्था उसको मैनेज करती है, और चाहे वो व्यवस्थाएं गुणात्मक रूप से कितनी भी कमतर क्यों ना है, चाहे उनकी गुणवत्ता कितनी भी कम क्यों ना हो, एक नागरिक को, एक उपभोक्ता को उसके लिए भुगतान अपने टैक्स के रूप में करना ही पड़ता है, चाहे इसकी गुणवत्ता, यानी इस व्यवस्था की, जिसमें पुलिस और कानून व्यवस्था यानी जो लीगल सर्विसेज हैं वो राज्य द्वारा नियंत्रित हैं, चाहे वो गुणवत्ता कम ही क्यों ना हो, नागरिक को उसका भुगतान करना ही पड़ता है और इसकी वजह से इनकी कोई जवाबदेही स्थापित नहीं हो पाती। जबकि अगर निजी व्यवस्था पुलिस और न्यायालय को संभालेगी तो एक इनमें प्रतिस्पर्धा होगी, यानी अलग अलग एक क्षेत्र में अलग अलग निजी कंपनियां, अलग अलग मल्टीपल फर्म्स पुलिस और न्यायालय व्यवस्था को संभालेंगी। तो एक व्यक्ति के पास ऑप्शन होगा कि एक जगह की सर्विसेज से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरी जगह की सर्विसेज को हासिल कर सकता है। इससे इन कंपनियों में बेहतर न्याय व्यवस्था देने के लिए एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे पुलिस व्यवस्था भी बेहतर होगी और न्यायालयों की व्यवस्था भी बेहतर होगी। इनका ये प्रमुख तर्क है इसके अंतर्गत, और इसी प्रकार से ये बेहतर गुणवत्तापूर्ण सर्विसेज सुनिश्चित करेगा। अब इसमें कई तरह के सवाल हैं और कई तरह के सवाल उठने के बाद ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी, फंक्शनल नहीं होगी, इसमें केओस यानी अव्यवस्था डेवलप हो जाएगी। अव्यवस्था डेवलप क्यों हो जाएगी? अव्यवस्था डेवलप इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब एक ही ज्योग्राफिकल रीजन में मल्टीपल फर्म्स काम करेंगे, ये इस प्रकार से ये मल्टीपल फर्म्स काम करेंगी और इनके अलग अलग ग्राहक होंगे। कुछ ग्राहक इस फर्म के होंगे, कुछ ग्राहक इस फर्म के होंगे, कुछ ग्राहक इस फर्म के होंगे। तो इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है कि ये अपने ही ग्राहकों को बनाए रखने के लिए, अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे के, यानी अगर यहाँ के किसी व्यक्ति ने इस फर्म के किसी व्यक्ति ने जो इस फर्म को पे करता है, उसने दूसरी फर्म को पे करने वाले व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया है और इनमें बेहतर संतुलन न बन पाया, तो एक पूरा का पूरा केओस यानी अव्यवस्था डेवलप हो जाएगी। और साथ ही ये व्यवस्था, क्योंकि ये इनका जो सर्वाइवल है वो व्यक्तियों द्वारा पे किए जाने वाले पैसे पर ही डिपेंड होगा, इसलिए जो व्यक्ति अधिक पे करने में सक्षम होगा उसी का इस व्यवस्था पर नियंत्रण भी होने की संभावना है। यानी अमीर व्यक्ति जो इस व्यवस्था में ज्यादा पेमेंट करने में सक्षम होंगे वो अपराधों के बाद भी अपराधों से मुक्ति पा सकेंगे और गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार की ये बात करते हैं। अब इसमें अराजक पूंजीवादियों की तर्क
इस पर जो सवाल खड़े किए गए हैं इसके बारे में ये तर्क भी देता है। तर्क किस प्रकार से देता है? तर्क इस प्रकार से देता है कि जो अलग अलग फर्में काम करेंगी, या मान लिया एक फर्म है ए और इसके कुछ ग्राहक हैं और दूसरी फर्म है बी। ए के किसी ग्राहक ने बी के किसी ग्राहक के खिलाफ अगर अपराध किया है और ये दोनों एक दूसरे के प्रति सहयोग को नहीं नकार सकते। क्यों क्यों नहीं नकार सकते? क्योंकि तब अगर बी के किसी ग्राहक ने ए के प्रति कोई अपराध कर दिया तो उससे पूरा का पूरा एक गतिरोध पैदा हो जाएगा और इस गतिरोध को दूर करने के लिए इनके लिए जरूरी हो जाएगा कि नियमों की एक सामान्य व्यवस्था को डेवलप किया जाए। नियमों का एक निश्चित सेट ऑफ रूल्स, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएं जिससे सभी फर्में एक सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत काम करें और नागरिकों को, अपने सभी नागरिकों को बेहतर न्यायिक प्रणाली और पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराएं। तो इससे एक बेहतर व्यवस्था का ही निर्माण होगा। वहीं दूसरी तरफ ये अमीरों के हक में काम करेगी। इसके बारे में जो तर्क देते हैं उसका तर्क ये देते हैं क्योंकि किसी भी समाज में, जैसे मुक्त बाजार व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार कौन होता है? एक आम व्यक्ति होता है। और सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स किससे प्राप्त होता है? इसी आम व्यक्ति से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो निजी कंपनियां न्याय व्यवस्था यानी कोर्ट्स और पुलिस व्यवस्था प्रदान करेगी, उसके सबसे बड़े ग्राहक, उसको पे करने वाले भी यही आम व्यक्ति होंगे, जिससे इसको सबसे ज्यादा फंड प्राप्त होगा। और इसलिए इनके हितों को नजरअंदाज करना इनके लिए असंभव हो जाएगा। इनके हितों को इनको ध्यान में ही रखना पड़ेगा और ये उस व्यवस्था के विपरीत काम करेगा जिस व्यवस्था में ये राज्य के नियंत्रण में जब कोर्ट काम करता है, पुलिस व्यवस्था काम करती है, तो अमीर जितना भी व्यक्ति के पास धन होता है वो उसी के आधार पर अपनी एक लॉबिंग पावर का निर्माण करता है और उस लॉबी पावर के आधार पर वो इस न्यायिक व्यवस्था को और पुलिस व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जबकि जब निजी व्यवस्था न्याय व्यवस्था को और पुलिस को संचालित करेगी तब उसे इस बात का खतरा नहीं रहेगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फंड यहीं से आता है। ये इसके तर्क हैं। यानी आलोचकों का कहना है कि अमीरों के हक में काम करेगा और अव्यवस्था का निर्माण कर देगा और अराजक पूंजीवादी उसको खंडित करने के बारे में तर्क देते हैं। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अराजक पूंजीवाद अवधारणा किस देश के राष्ट्रपति से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना या मेक्सिको। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।